नेता चौधरी और अपने चैनल नेता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके सामने आई हूँ और बात करेंगे कंगना रनौत की। कंगना रनौत जिन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ जो मोर्चा खोला था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उसे लगातार वो जारी रख रही हैं। ये जो उनकी लड़ाई है बॉलीवुड के साथ, ये टशन जो है लगातार तेज होता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना लगातार कई आरोप बॉलीवुड पे लगाती जा रही हैं, जिसके चपेटे में कई बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब पायल घोष का मामला सामने आया, जब उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, तो कंगना ने भी ये कहा कि ये बड़ा ही आम है बॉलीवुड में, जब छोटे छोटे रोल के लिए भी लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ता है। और मैंने भी इस तरह की चीज़ों का सामना किया है जहाँ पे मुझे एक्सप्लॉयटेशन के उस लेवल तक जाना पड़ा था। हालांकि पायल घोष जाके नेशनल वुमेन कमीशन में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कर दी है और उसके बाद एक बार फिर कंगना मुखर होती हुई नज़र आ रही हैं। कंगना ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि हमें बॉलीवुड को इन 8 टेररिज्म से बचाने की ज़रूरत है, इन 8 आतंकवाद से बचाने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बॉलीवुड को बचाएं और इसकी गरिमा का ख्याल रखें। इसकी गरिमा को बचाए रखने के लिए एक सुचारू, एक स्मूथ वर्किंग कल्चर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इन 8 टेररिज्म से बॉलीवुड को बचाया जाए। उन्होंने कहा वी नीड टू, ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया, वी नीड टू सेव द इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस टेररिस्ट लाइक नेपोटिज्म टेररिज्म, ड्रग माफिया टेररिज्म, सेक्सिज्म टेररिज्म, रिलीजियस एंड रीजनल टेररिज्म। उन्होंने रिलीजियस एंड रीजनल टेररिज्म का भी नाम लिया है। आपको याद होगा कि जब सीए का मामला आया था या जब भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो बॉलीवुड धर्म के आधार पर दो फाड़ में बटा हुआ नज़र आता है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, ऐसे कई लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक अलग ग्रुप के साथ नज़र आते हैं। और क्षेत्रवाद भी काफ़ी ज़्यादा इस बॉलीवुड में है, इससे कोई इनकार नहीं कर। फॉरेन फिल्म्स टेररिज्म, पायरेसी टेररिज्म काफ़ी खुल के बोली हैं, लेबर एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म एंड टैलेंट एक्सप्लॉयटेशन टेररिज्म। इन टेररिज्म से बॉलीवुड को बचाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि कंगना लगातार मुखर हो रही हैं और लगातार अपनी बातों को लेकर वो मीडिया के सामने भी आ रही हैं, ट्विटर के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो अपनी बातों को रख रही हैं और वो बेबाक होके, निडर होके बोलती जा रही हैं। हालांकि अब कंगना की अगर बात करें तो कंगना के खिलाफ भी कई मोर्चे खोले जा चुके हैं बॉलीवुड की तरफ से। खुद महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंगना के खिलाफ है और आपको बता दें कि कंगना लेकिन इससे डरती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। वो हर उस सवाल के जवाब दे रही हैं, हर उस आरोप का जवाब दे रही हैं। कंगना ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, एक ज़माना था जब वो भी इस दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये दलदल उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उनको भी इसी तरह से फंसाया गया था, वो भी इस तरह से डूबती हुई नज़र आ रही थी। जब काम की चाह में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और वो फंस भी रही थी इस पूरे चक्रव्यूह में, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये चक्रव्यूह कहीं उन्हें डुबा सकता है। इससे उन्होंने बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, अपने टैलेंट का सहारा लिया, अपने दम पे फिल्मों को बनाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी है उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उससे आपको समझाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं जो सीए में इंसान के सिटीजनशिप नहीं गई मगर इन्हें खून की नदियाँ बहा दी। इन्होंने कहा कि सीए का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है प्रधानमंत्री, क्योंकि जो लोग सोने का नाटक करते हैं उन्हें समझाया नहीं जा सकता है और ऐसे लोगों को आप समझाने की कोशिश नहीं करें। और कंगना इस तरह से काफ़ी मुखर हो रही हैं, कुछ पॉलिटिकल भी बातें वो कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में की तरफ इंक्लाइंड हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स है उसमें कंगना अपर हैंड लेते हुए आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कंगना के खिलाफ अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, जावेद अख्तर और न जाने कई ऐसे
जो खान ब्रदर्स हैं वो भी जो है वो कंगना के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। तापसी पन्नू भी लगातार कंगना के खिलाफ, स्वरा भास्कर कंगना के खिलाफ हो रही हैं। वो उसको लेकर के जो ये हालांकि आप देखें तो कंगना इन लोगों को कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं की हैं, मगर फिर भी ये कंगना के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। जया बहादुरी ने जिस तरह से सदन के पटल पे कंगना को जिस थाली में छेद खाती हैं उस थाली में छेद करने का आरोप भी लगाया। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंगना को मुखर बनाए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग जो कि सीधे सीधे कंगना ने जिनका नाम नहीं लिया और उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, वो लोग आखिर कंगना के खिलाफ क्यों मुखर होकर बोल रहे हैं। कंगना शुरुआती दौर में अनुराग कश्यप की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन जब अनुराग कश्यप कंगना के खिलाफ खड़े नजर आए तब कंगना ने उन पर, आखिर अनुराग कश्यप को कंगना से क्या प्रॉब्लम होने लगी थी। मनोज वाजपेयी का कभी नाम नहीं लिया कंगना ने, लेकिन मनोज वाजपेयी कंगना के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जया बहादुरी, उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो कंगना के खिलाफ नजर आ रही हैं। लेकिन कंगना लगातार अपने दम पे खड़े बिना डर के वो खड़ी हैं और लोगों को जवाब दे रही है। अकेली ये मोर्चा संभाली हुई है, अकेले इस लड़ाई में। जैसे कंगना को अगर देखें तो सच में वो झांसी की रानी याद आती है, जो अकेले ही अंग्रेजों के बीच में कूद पड़ी थी, उनकी दुर्भावनाओं को निरस्त करने के लिए, उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए कंगना की भी यही कोशिश है। पता नहीं कंगना इस लड़ाई में खड़ी रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी, अपना वजूद संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी, उनका साथ किस हद तक ये देश या इस देश के कुछ उच्चस्थ लोग देंगे कि नहीं देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। या कितनी दूर तक देंगे ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब कोई लड़की इस तरह से मुखर, या कोई लड़की नहीं, कोई भी व्यक्ति जब पूरी कायनात के खिलाफ खड़े होकर वो बोलना शुरू करता है बिना डर के, तो इसका मतलब वो इस डर से ऊपर हो चुका होता है कि मेरे पास कुछ होने के लिए भी है। वो उस दर्द को झेल चुका होता है और उसकी सीमा इस कदर ऊपर तक जा चुकी होती है कि उसे अब किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है। उसे लगता है कि बस चिल्ला के बोले कि ये जगह जो है, ये व्यक्ति जो है, ये इंडस्ट्री जो है इतनी ख़राब हुई है, इसमें इतना शोषण होता है कि उसके खिलाफ अब चुप नहीं रहा जा रहा है। कंगना की हालत कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। आप समझिए कि उस लड़की को सोचिए जो कुछ ख्वाहिशों को लेकर के उसे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी थी। वो 15-16 साल की उम्र की थी जब उसने बगावत करते हुए अपने घर को छोड़ा। उसे लगा कि जो लोग पर्दे पर इस तरह से हीरो हीरोइन दिखते हैं, एक रोल मॉडल दिखते हैं, उन लोगों के बीच जब वो अपने सपनों को लेकर जाएगी तो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आएगा। मगर शुरुआती दौर में ही कंगना को इतना झेलना पड़ा आदित्य पंचोली के साथ, जब आदित्य पंचोली जैसे उनके दुगने उम्र के व्यक्ति उनके साथ सेक्सिज्म, सच कहा है कंगना की, इस सेक्सिज्म टेररिज्म से बचाना है। सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, हमारी सोसाइटी को भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें फंसी हुई हैं और उसको बचाने की ज़रूरत है। जब कोई जाता है अपने, वो अनभिज्ञ होता है, वो अछूता होता है, उसको अंदर की पॉलिटिक्स नहीं पता होती है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो जाता है अपने सपनों को लेकर कि मेरे सपने साकार होंगे। लेकिन उन सपनों को कितनी घाव सहनी पड़ती है, कितना चोट सहना पड़ता है, इसका इमेजिनेशन ये कंगना की बगावती तेवर बता रहे हैं कि किस तरह से। आपको बता दें कि कुछ मीडिया पर्सन्स भी कंगना के खिलाफ हैं, जैसे कि अजीत अंजुम के साथ मैंने काम किया है न्यूज़ 24 में, और आपको बताऊं कि अजीत अंजुम निहायत एक घटिया माइंडसेट के इंसान है, जिनको मैं पहली बार जब वहाँ न्यूज़ 24 में काम करने गई तो ये मेरा तीसरा संस्थान था। इससे पहले मैं सुदर्शन और सीवन एक चैनल आया था उसमें काम की थी, छोटे छोटे चैनल थे, सहारा में मैं उसके पहले काम करी हुई थी, और यहाँ पे मैं ट्रेनी के बतौर ट्रेनी थी और यहाँ पे मैं रिपोर्टर बन के गई थी। और बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से रिपोर्टर कम प्रोड्यूसर मुझे कहा गया, एक प्रोग्राम मुझे थमा दिया गया था। अजीत अंजुम न्यूज़ रूम में किस तरह की बातें होती हैं ये अजीत अंजुम के मुँह से सुना। पहली बार जब मैंने सुना कि एक रेप की बड़ी अच्छी स्टोरी आई हुई है, उसको इस तरह से काटो और उसके लिए इस तरह का, उन शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती अपनी ज़ुबान पे, लेकिन ऐसे शब्द होते थे जिनको सुन करके मेरे कान से धुआं निकल जाता था कि एक रेप की विक्टिम लड़की, जिसको उसकी इज्जत को किस तरह से स्क्रीन पे मीडिया इंडस्ट्री जो है वो तार कर रही थी। और रेप की भी स्टोरी अच्छी होती है, ये पहली बार मैंने जाना कि रेप जो एक दर्दनाक, एक दर्द भरा, एक
एक एहसास है जिसको जिसको जिससे जब कोई लड़की गुजरती होगी तो पता नहीं वो किस किस तरह से ज़िंदगी भर उस दर्द को लिए हुए उसको ज़िंदा रहना पड़ता होगा, उसकी मनोस्थिति को आप समझिए। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री उस रेप की अच्छी स्टोरी को बार बार उस लड़की की इज्जत को तार तार करके स्क्रीन पे दिखाता है। उनमें से एक अजीत अंजुम है। उन्होंने जब कंगना को लिखा कि आपकी चीन के बॉर्डर पे ज़रूरत है और आप वहाँ जाइए और चीन की सेना को नस्तो नाबूद कीजिए छतरानी जी, तो मुझे बड़ी हंसी आई। अजीत अंजुम पे आपको बता दूं कि अजीत अंजुम ऐसे संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक लड़की जो आम लड़की होती है उसको ऊपर से दिमाग नहीं होता है। वो उनके न्यूज़ रूम में कई बार मैंने लड़कियों को तो क्या ऊपर का माला जो है वो खाली होता है, ये कहते हुए मैंने उनके मुंह से कई बार सुना है। और वो कोई भी लड़की जब अपने सपनों को लेकर उनके पास है, क्योंकि वो उस समय में न्यूज़ एडिटर थे न्यूज़ 24 में, तो वो जब जाती थी वो लड़की तो उसकी बेइज्जती पूरे न्यूज़ रूम में कितनी होती थी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। उससे जीके के सवाल पूछने शुरू करते थे। हर प्रोड्यूसर वहाँ पे जो लिखता था या जो हर रिपोर्टर जाके फील्ड में रिपोर्टिंग करता था वो गूगल से लेकर इन्फॉर्मेशन लेता था, लेकिन उससे पूछते थे कि आप बताइए कि प्रेसिडेंट हाउस में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे कितने पिलर्स हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। उससे जीके के सवाल पूछे जाते थे और फिर उसका मजाक देखो अब ये बनने आई है, इसको प्रोड्यूसर बनना है या इसको रिपोर्टर बनना है। क्योंकि आप देखें अजीत अंजुम के ज़माने में जितनी भी लड़कियां थी उनका सिर्फ ये काम था कि रिपोर्टिंग करके लाता था। बहुत कम लड़कियां थी जो रिपोर्टिंग के फील्ड में इक्का दुक्का लड़कियां वो नज़र आती थी, बाकी मेल डोमिनेटेड पूरा वो कल्चर था न्यूज़ 24 का। और जो प्रोड्यूसर थे वो सारे लगभग लड़के थे, इक्का दुक्का वहाँ भी लड़कियाँ नज़र आती होंगी। मुझे याद नहीं है कि कोई लड़की थी, जो थी भी वो बहुत ही जैसे ट्रेनी टाइप से और इस तरह से जो असिस्टेंट का काम करती थी वैसी थी। तो उनका साफ कहना था कि ऊपर का माला खाली होता। अब जब कोई लड़की जवाब नहीं देखो ये आ गई पूरे न्यूज़ रूम में, वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं और शरेआम उसकी बेइज्जती होती थी कि इसको ये आई हैं लिखने के लिए, क्या लिखेंगी, क्या करेंगी, क्या ये नहीं करेंगी। अगर कोई लड़की स्क्रिप्ट लिख के दिखा दो तो हम तुमको रख लेंगे। स्क्रिप्ट लिख के दिखाती थी तो उसके एक एक लाइन का हर किसी के लिखने की शैली अलग है, वो आपके अंदर में सीखने आया है। आप उसको समझा सकते हैं, उसको मौका दीजिए, शायद उसके अंदर में बहुत काबिलियत हो। मैं भी उसकी विक्टिम रह चुकी हूँ अजीत अंजुम की, जब मुझसे वो प्रोग्राम छीन के किसी ऐसी लड़की को दिया जाए जिसका सच में ऊपर का माला खाली था, उसको उन्होंने दिया। उसका नाम मैं नहीं लूँगी, शर्मा जी थी वो, और उसको दे करके उन्होंने जिस प्रोग्राम की टीआरपी 24-25 हुआ करती थी वो 0 पर पहुंच गया। लेकिन अजीत अंजुम अपने ईगो के सामने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उसके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी कभी नहीं हुए। बहुत ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए इंसान हैं और जब भी बात करते हैं संकीर्ण मिजाज वाली उनकी बातें होती हैं। लड़कियां उनके लिए या तो शोपीस होती हैं जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, खूबसूरत मेकअप शेकअप लगा के वो बोले और लटके झटके दे, सिर्फ ये है। या फिर वो ऊपर के माले से बिल्कुल खाली होती है, उनको दिमाग नहीं होता है। बाद में मुझे भगवान ने मौका दिया, मैं अपने दम पे लड़ते हुए किसी तरह से अपनी जगह बनाते हुए मैं दूसरे संस्थान में पहुंची। वहाँ पे मुझे काम का अच्छा मौका मिला। किसी जो एक सेंसिटिव इंसान जिसको बोलेंगे एडिटर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। हालांकि वहाँ भी काफ़ी पॉलिटिक्स, ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह के नेपोटिज्म, इस तरह के संकीर्णता वाले दिमाग की लड़की आई है तो वो बस एक बार या तो फिर उसका एक अलग तरह से इस्तेमाल हो सकता है या फिर वो शोपीस है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हम लोग बोलते थे, किसी ज़माने में सुनते थे कि नगर वधू हुआ करती थी, देवदासियाँ हुआ करती थी, लड़कियाँ इस्तेमाल की चीज़ हुआ करती थी। मीडिया इंडस्ट्री में मैक्सिमम टाइम आपको ये फील होगा। भले आज कोई लड़की आके सामने नहीं बोलेगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि 90% लड़कियाँ वहाँ पे इस तरह की चीज़ों से गुजरती हैं। ऐसा फील उनके अंदर आता है। जो लोग ऊपर पहुँच चुकी हैं वो भले एडमिट नहीं करेंगी तापसी पन्नू की तरह और बाकी लोगों की तरह, रिया चक्रवर्ती की तरह, लेकिन उनको पता है कि क्या है इंडस्ट्री में और किस तरह से जाना चाहिए। रवीश कुमार की आपको बात करती हूँ। रवीश कुमार मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, बाद में मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था।
तो वो उस समय में वो प्राइम टाइम लेके आते थे। मेरे नई नई करियर शुरू हुई थी, मैं बहुत फ़ैन थी इन लोगों की, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो रवीश कुमार हो या आशुतोष हो। जब नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि दो कौड़ी के इंसान हैं। इनके साथ जितनी जल्दी इनसे पीछा छूटे उतना भला है किसी का। तो रवीश कुमार उस समय प्राइम टाइम लेके आते थे, बड़ी अच्छी उनकी नरेशन होती थी, कॉलिक्वियल लैंग्वेज में जब लोगों के बीच जाके वो बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा, हर तरह के इश्यूज़ को उठाते थे। मैंने उनसे एक बार मैंने उनके प्रोग्राम की तारीफ मैसेज पे किया, फेसबुक मैसेंजर पे किया, तो उन्होंने थैंक यू अनीता कह के मुझे रिप्लाई किया। उसके बाद बड़ी अच्छी हमारी चैट हुई। उसके बाद मैंने बोला कि सर आप प्लीज़ मीडिया इंडस्ट्री में जो लड़कियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन है, जो उन्हें कमतर आंका जाता है या जिस तरह की चीज़ों के साथ उनको गुजरना पड़ता है, उस इश्यू को भी ज़रूर उठाइए। तो उनका सीधे कहना था कि आपके संस्थान में होता होगा, हमारे संस्थान में नहीं होता, इसलिए हम नहीं उठाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एनडीटीवी से कुछ 2-3 ऐसी खबरें आई जिसके लिए कुछ एडिटर्स को अपनी जॉब भी गंवानी पड़ी थी, और विभत्स एक्सप्लॉयटेशन का एक ऐसा बड़ा कांड फूटा कि मैं सुन के दंग रह गई। मैंने कहा ये रवीश कुमार, उनको पता नहीं था। ये चीज़ें बड़ी आम हैं। तो मैं कंगना की बात करी थी, जब वो गई होगी तो किन सपनों को कि, लेकिन उसका जो स्किन है कितना थिक स्किन हो चुका है आज, कितना दर्द सह के वो छोटी सी 16 साल की लड़की आज जब लेट 30s या अर्ली 40s में पहुंची है, तो वो अब हिम्मत कर पा रही है कि मैं बोलूं, मुझे बोलना है। इतने दर्द सहने के बाद कोई लड़की सामने आके बोली है, और उसको अगर हम नहीं समझे, आज तक के लल्लन टॉप पे मैं एक कंगना को लेकर उनका एक प्रोग्राम सुन रही थी, मुझे बड़ा आश्चर्य, उस प्रोग्राम की मॉडरेटर एक लड़की हैं, महिला हैं, वो उसके हर बयान को किस तरह से मरोड़ के कि 16 साल में बागी हो, वो प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। कंगना बागी हैं, कंगना इस तरह की चीज़ों को करते रहती हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक हैं, और वो जो है अग्रेसिव हैं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कंगना ने बड़ी ऑनेस्टली अपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसमें उन्हें अपने आप को एडमिट किया था कि हाँ ऐसा है और मैंने ऐसा किया था, जिसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो मीडिया इंडस्ट्री अगर कोई भी चीज़ दिखा रही, मीडिया इंडस्ट्री आपको बता दूं कि उससे बड़ा नेपोटिस्ट कोई हो नहीं सकता है। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी हो नहीं सकती है। अव्वल दर्जे के गंवार और महिलाओं की तरफ असंवेदनशील जो क्राउड है, वो मीडिया इंडस्ट्री में काम करता है। जो स्क्रीन पे जो लोग जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्लीज़ उस पर मत जाइएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और खुलेआम नाम लेकर शेयर कर सकती हूँ कि ये व्यक्ति कितना घटिया था और किस तरह की हरकतें इसकी थी, और जब ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ तो किस हद तक गया और कैसे वो लोगों के करियर बर्बाद करता था। तो इन चीज़ों पे मत जाइएगा। मीडिया इंडस्ट्री एक मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं मीडिया इंडस्ट्री में जो इसको एक गंदी सी लत लगा के चले गए हैं, और या अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक ढर्रा जो बना हुआ है उस टूटने का नाम नहीं ले रहा है। नई पीढ़ी को ये ढर्रा तोड़ने की ज़रूरत है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर में जिस तरह का वर्क कल्चर है, उसको इम्प्रूव करने, न्यू जनरेशन ही कर सकता है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वरना पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे कि बॉलीवुड को आज कंगना अगर नहीं होती तो ऐसे ही चलता रहता, ऐसे ही बातें होती रहती, ना जाने कितने लोग सुसाइड करते रहते, ना जाने कितने ड्रग्स के इस जाल में फंसे हुए होते, और ना जाने कितनी लड़कियां जब अपने करियर को यहाँ पे के ख्वाब लेके यहाँ पे आती और अपनी किस्मत को आजमाने आती, तो ना जाने किन किन दौर से उनको गुजरना पड़ता। लेकिन एटलीस्ट हो सकता है कि 100% इम्प्रूवमेंट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट मील का पत्थर ज़रूर कंगना का ये कदम जो है बनेगा। और कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री को अपनी जागीर समझे हुए थे और किसी भी तरह कैरेक्टर को नचाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो दिखाने के दांत कुछ और थे और खाने के कुछ और थे, उनमें डर तो ज़रूर पैदा होगा। मीडिया इंडस्ट्री में भी मैं उन लड़कियों से अपील करती हूँ, लड़कियाँ सामने आ सकती है, उन लड़कों से भी अपील करती हूँ जो इसके गवाह हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो भी इसके सफर रहे हैं, कि आप मुखर ज़रूर होइए, आप बोलिए ज़रूर। आपके साथ अगर पास में कुछ हुआ है या हो रहा है, या आपको लगता है, अंदेशा है कि ये
ये व्यक्ति, मेरा बॉस जो है या मेरा कुलीग जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कुछ जो आशाएं हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अब ये इस इंतज़ार में मत रहिए कि शायद कुछ चमत्कार होगा और मैं भी कुछ कामयाबी हासिल कर लूँगी और मुझे कुछ मिल जाएगा। जिसकी कामयाबी होनी होगी वो हो जाएगा। हर कोई अपना रास्ता खुद बनाता है और वो आप भी बना लीजिएगा। कंगना को मैं सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। सच में जो आर्ट टेररिज्म की बात कंगना कर रही हैं, उससे सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बल्कि मीडिया इंडस्ट्री को भी बचाने की ज़रूरत है। और इससे जुड़े कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं शायद जहाँ पे होता होगा, मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ। जहाँ भी इस तरह का वर्क कल्चर है उस वहाँ के लोगों को मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है। तभी सोसाइटी में जो डर्ट्स आ जाते हैं समय के साथ, उसकी सफाई ज़रूरी होती है। सफाई तभी हो सकती है जब आप हाथ में झाड़ू उठाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का यह सिलसिला जारी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और अपने विचार ज़रूर साझा करें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं।